नमस्कार दोस्तों। साल था 1914। पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। इसे हम आज प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इटली ने शुरुआत में इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वो न्यूट्रल था, यानी किसी का साथ नहीं दे रहा था, किसी भी देश का। लेकिन 1915 में ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी तरफ से लड़ाई में शामिल हो जाओ तो युद्ध के बाद तुम्हें ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के कुछ हिस्से दिए जाएंगे। अब सोचो, इटली के नेताओं को यह डील कितनी आकर्षक लगी होगी। उन्होंने सोचा, अगर यह लड़ाई जीत ली तो हमारा देश बड़ा और ताकतवर बन जाएगा, फिर से हम रोमन साम्राज्य जैसा दिन देख पाएंगे। और इटली ने 1915 में युद्ध में प्रवेश किया। लेकिन जब 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हुआ, मीन्स प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, और एलाइड पावर्स जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे ने जीत हासिल की। अब जीते हुए पार्ट को उन्हें आपस में बांटना था, और यह काम शुरू हुआ पेरिस में, पेरिस शांति सम्मेलन के रूप में। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। वहां इटली को बताया गया कि उसे वह क्षेत्र नहीं मिलेगा जिसका वादा किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा, हम वह क्षेत्र नहीं दे सकते और यह सही नहीं होगा। असल में ब्रिटेन और फ्रांस को लगता था कि अगर इटली को ज़्यादा ताकत मिल गई तो वह उनके लिए खतरा बन सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का मानना था कि इन क्षेत्रों को उनके स्थानीय निवासियों की इच्छा के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। और चूंकि ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में इटालियन लोग नहीं थे, इसलिए वो इटली को नहीं मिलना चाहिए, और अगर दिया गया तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में ग्रीड हो सकता था। कुल मिलाकर इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक कि इटली इस डिसीजन से नाराज होकर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके इस समझौते पर दस्तखत कर दिया। अब सोचो, इटली ने लाखों सैनिक गंवाए, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। इसे नाम दिया गया इटली के जनता द्वारा म्यूटिलेटेड विक्ट्री, यानी टूटी हुई जीत। यहीं पर कहानी में आता है बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को हुआ था। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पिता लोहार थे और माँ एक स्कूल में टीचर थी। बचपन से ही मुसोलिनी का स्वभाव गुस्सैल था। कहते हैं उसने स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू मार दिया था, क्योंकि वो उसे चिढ़ा रहा था। बड़ा होकर मुसोलिनी ने शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन यह पेशा उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर उसने पत्रकारिता में कदम रखा। 1910 में वह समाजवादी पार्टी का सदस्य बना और पार्टी के अखबार एवांटी का संपादक भी बना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब समाजवादी पार्टी युद्ध के खिलाफ थी, मुसोलिनी ने युद्ध का समर्थन किया। इसके कारण पार्टी ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर 1915 में उन्होंने बेरसागिलेरी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में शामिल होकर लड़ाई लड़ी। 1917 में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान मोटर सेल के विस्फोट से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे युद्ध से बाहर होना पड़ा। लेकिन उसकी इस सैन्य सेवा ने उन्हें राष्ट्रवादी योद्धा की छवि बनाने में मदद की, जिसे उन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार में जमकर इस्तेमाल किया। फिर 1919 में उसने अपनी नई पार्टी बनाई, फासिस्ट पार्टी। फासिस्ट शब्द फांसियों से लिया गया है, जिसका मतलब है एकता और ताकत का प्रतीक। लेकिन फासिस्ट का मतलब बेनिटो मुसोलिनी ने एक दूसरे तरीके से समझाया, जिसमें उसने कहा, गवर्नमेंट में एक लीडर, एक स्टेट ही होना चाहिए और उसका ही हुक्म चलना चाहिए और उसकी ही विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। खैर, मुसोलिनी ने अपनी पार्टी में एक खास टीम बनाई जिसे ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था। ये लोग काले कपड़े पहनते थे और विरोधियों को डराने और पीटने का काम करते थे। यूँ कहें तो वो गुंडों का गैंग था। ब्लैक शर्ट्स को अमीर व्यापारियों और जमींदारों से फंड मिलता था। उन्हें डर था कि मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट उनके बिजनेस को नुकसान पहुँचा देंगे। मीन्स पैसा देकर अपने लिए प्रोटेक्शन लेना, जैसे लोग भाड़े के गुंडों से करवाते हैं। अब मुसोलिनी ने इटली की जनता को सपने बेचना शुरू किया। उसने कहा, हम इटली को फिर से महान बनाएंगे। उसने कहा कि वह इटली को उस गौरव तक ले जाएगा जो रोमन साम्राज्य के समय में था। मुसोलिनी ने कहा, हम इटली को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। अब सोचिए, उस समय जब लोग निराश थे, बेरोजगारी से जूझ रहे थे, तो उन्हें ये बातें कितनी लुभावनी लगी हुई। लाखों सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध से लौटे थे, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। देश में बेरोजगारी चरम पर थी, महंगाई बढ़ गई थी, और सबसे बड़ी बात, सरकार बहुत कमजोर हो चुकी थी। लोग निराश थे और उन्हें ऐसा नेता चाहिए था जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। उसी समय मुसोलिनी ने 27 अक्टूबर 1922 को
अपने हजारों ब्लैक शर्ट्स के साथ रोम की ओर मार्च किया। उसने सरकार से कहा, या तो मुझे सत्ता दो या उसे मैं छीन लूंगा। उस समय के प्रधानमंत्री लुइगी फैक्टा ने सेना को बुलाने की कोशिश की, लेकिन राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने मना कर दिया, क्योंकि राजा को डर था अगर सेना ने मुसोलिनी पर हमला किया तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और इसी डर के कारण 29 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने इटली में लोकतंत्र को खत्म करना शुरू किया और उसने अपने फासिस्ट विचारधारा को लोगों पर थोपना चालू कर दिया। उसने सभी विपक्षी पार्टियों को बैन कर दिया, प्रेस और मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन गैर कानूनी कर दिए गए। 1925 में उसने खुद को ड्यूस यानी लीडर घोषित किया। मुसोलिनी ने कहा, मैं ही इटली हूँ और इटली ही मैं हूँ। फिर 1935 में मुसोलिनी ने अफ्रीकी देश अबिसिनिया, जिसे इथोपिया भी कहा जाता है, पर हमला किया। 3 अक्टूबर 1935 को इटली की सेना ने हमला शुरू किया और 7 महीने बाद इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में लगभग 2000 टन जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। फिर साल आया 1936, जब बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर ने दोस्ती की शुरुआत की। दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे रोम बर्लिन पैक्ट कहा गया। यह समझौता फासीवाद इटली और नाजी जर्मनी के बीच मजबूत सैन्य और राजनीतिक गठबंधन का संकेत था। अब मुसोलिनी को लगने लगा था कि अगर वह हिटलर के साथ मिलकर काम करे तो इटली भी दुनिया का एक बड़ा साम्राज्य बन सकता है। 1939 आते आते उन्होंने पैक्ट ऑफ स्टील पर हस्ताक्षर किए, जो जर्मनी और इटली के बीच औपचारिक सैन्य सहयोग था। इस पैक्ट ऑफ स्टील साइन होने के बाद 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, मुसोलिनी ने इटली को न्यूट्रल रखा, क्योंकि उसे पता था कि इटली की सैन्य और आर्थिक स्थिति युद्ध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 1940 में जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और ब्रिटेन को पीछे धकेल दिया, तो मुसोलिनी को लगा कि यह सही समय है युद्ध में शामिल होने का। उसने सोचा, अगर अब मैं युद्ध में नहीं कूदा तो सारा क्रेडिट हिटलर ले जाएगा। 10 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जब जर्मनी ने फ्रांस को लगभग हरा दिया था तो इटली ने भी फ्रांस पर हमला कर दिया, लेकिन इटली की सेना कमज़ोर थी और जर्मनी की मदद के बिना कुछ खास नहीं कर सकी। इसके बाद मुसोलिनी ने ग्रीस पर हमला करने का फैसला किया। उसने सोचा था कि ग्रीस को जीतना आसान होगा, लेकिन ग्रीक सेना ने इटली को हरा दिया। इतना ही नहीं, ग्रीस के युद्ध में इटली की विफलता इतनी बड़ी थी कि हिटलर को आकर इटली को बचाना पड़ा। मुसोलिनी ने उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सेना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उसने सोचा था कि वह मिस्र और सुएज नहर पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इटली को हर जगह पीछे धकेल दिया। यहाँ भी जर्मनी को इटली की मदद के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि इटली की सेना इतनी कमज़ोर क्यों थी? इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ शब्दों में यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इटली आधुनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। उसके हथियार पुराने थे, सैनिकों का प्रशिक्षण भी कमज़ोर था और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इटली की सेना सही में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में थी। और मुसोलिनी को सिर्फ अपने शक्ति और प्रचार का दिखावा करने में ही दिलचस्पी थी। वह चाहता था कि लोग उसे ड्यूस के रूप में देखें, यानी एक लीडर के रूप में देखें, लेकिन उसने असली ताकत पर ध्यान नहीं दिया था। और ऐसा भी मानना था कि मुसोलिनी ने युद्ध में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि वो हिटलर जैसा बनना चाहता था, जबकि इटली इसके लिए तैयार नहीं था और इटालियन लोगों के बीच मुसोलिनी अपने आप को प्रूव करना चाहता था। खैर, 1943 में जब अमेरिका और ब्रिटेन ने इटली पर हमला किया तो जनता ने मुसोलिनी से मुंह मोड़ लिया और 25 जुलाई 1943 को इटली की फासीवादी ग्रैंड काउंसिल ने मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने इटली को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। सितंबर 1943 में हिटलर ने मुसोलिनी को बचाया और उत्तरी इटली में सालो गणराज्य नाम की कठपुतली सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार कमज़ोर थी और पूरी तरह से जर्मनी पर निर्भर थी। और चूंकि जर्मनी 28 अप्रैल 1945 को लगभग द्वितीय विश्व युद्ध हार चुकी थी और जर्मनी की हार अब निश्चित हो गई थी, तो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लारा पेटाची सालो गणराज्य छोड़कर भागने लगे। और भागते समय दोनों को, यानी बेनिटो मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची को पकड़ लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। उनके शव को मिलान के पब्लिक स्क्वायर में लटका दिया गया और इस तरीके से मुसोलिनी की सत्ता और मुसोलिनी का जीवन खत्म हो गया।
हम मुसोलिनी की मौत की डिटेल्स में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हमने कोशिश की है कि मुसोलिनी के वर्ल्ड वार II की भूमिका के बारे में कुछ जानकारी दे सकें, और हमारे वर्ल्ड वार II के सीरीज को देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे अमेरिकन सिविल वार के सीरीज को भी हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो।